हाँ, तो कक्षा 11 में रसायन विज्ञान के अंतर्गत कल परमाणु संरचना का टॉपिक चल रहा था। आज जो है हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्ती गुण। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये जानकारी कर लें, जैसे नाम ही से विदित है तत्वों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण ही किसे कहते हैं, पहले हम इसका अध्ययन करेंगे कि वर्गीकरण क्या है। आप जानते हैं जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो जब बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई तो तत्वों में भिन्नताएं भी पाई गई, तो इन भिन्नताओं के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है, वर्गीकरण से हमें क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। तो वर्गीकरण कहते किसे हैं, तो ऐसा बताया गया कि वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि समान गुण वाले तत्वों को, जिनके गुण समान होते हैं, उनको एक ही वर्ग में रखा जाना, ताकि उनके गुणों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके। तो हमें एक शब्द ये निकल कर आ गया कि वर्गीकरण का केवल मतलब यही है कि जो उनके तत्व हैं जिस वर्ग में, उसके गुणों का अध्ययन करने में सरलता हो। तो हमें क्या हुआ, तत्वों के गुणों के अध्ययन करने में सरलता महसूस हो गई वर्गीकरण से। तो फिर से एक बार सुन लेंगे, वर्गीकरण किसे कहते हैं। वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि जिन तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान थे, उन तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाए, ताकि उनके गुणों का अध्ययन करने में सरलता हो सके। तो इसलिए वर्गीकरण किया गया। और ऐसा बताया गया, वर्गीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयास बर्जीलियस ने किया था। तो बर्जीलियस ने जो तत्व थे उनको दो भागों में बांटा, एक धातु और दूसरा जो है अधातु। सबसे पहले जो तत्वों को वर्गीकृत किया गया था वो धातु और अधातु में किया गया था। बाद में कुछ तत्व ऐसे भी पाए गए जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो जब धातु और अधातुओं के दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए यह वर्गीकरण फिर अमान्य कर दिया गया। फिर से सुनिए, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और उन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया तत्वों को। एक तत्व में धातु थे और दूसरे तत्व में अधातु थे। लेकिन बाद में कुछ तत्व ऐसे पाए गए जिनके गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते थे, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो इसलिए यह जो वर्गीकरण था वो अमान्य हो गया। ये था वर्गीकरण के बारे में। एक बार और सुन लेंगे, वर्गीकरण का तात्पर्य यह है कि समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाए, ताकि उनके गुणों का अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके। तो वर्गीकरण से हमें क्या हुआ, उनके गुणों के अध्ययन करने में सरलता हो गई, इसलिए हमने वर्गीकरण किया। जैसे एक उदाहरण ले लें, मान लिया जाए कि हमारे विद्यालय में मान लो 200 विद्यार्थी खड़े हैं। वो 11th के विद्यार्थी, वो कुछ क्या लिए हैं, जैसे मैथ लिए रहते हैं, और क्या लिए रहते हैं, बायो हैं, कॉमर्स है, और एग्रीकल्चर है, और आर्ट है। ये इतने वर्ग हैं हमारे यहाँ। मान लिए अगर वो मैदान में खड़े हैं, उन बच्चों का अध्ययन करना चाहते हैं कि ये बच्चा कौन विषय लिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि 200 स्टूडेंट हैं, तो हमें फिर 200 स्टूडेंट का ही अध्ययन करना पड़ेगा। हर एक विद्यार्थी का अवस्था देखना पड़ेगा कि भैया ये मैथ लिए, कि बायो लिए, कि एग्रीकल्चर लिए, कॉमर्स लिए, कि आर्ट लिए। यदि हम उनको वर्गीकृत कर लें, जो विद्यार्थी उनका अवस्था देख करके मैथ के विद्यार्थी बना लिए यहाँ पर हैं, ये बायो के बन गए, मान लिया जाए ये कॉमर्स के बन गए, या एग्रीकल्चर के बन गए, या ये आर्ट के बन गए, तो स्वाभाविक यदि हम इसमें एक बच्चे का किसी का भी अध्ययन कर लें, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पंक्ति में जो भी विद्यार्थी खड़े हुए हैं वो सब यही विषय पढ़ते होंगे। अमूमन नहीं, श्योर रूप से कन्फर्म कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी ये विषय पढ़ते, क्योंकि उनके सामने लाइन पंक्ति हमने बना दी। ये विद्यार्थी इस वर्ग के पढ़ते हैं, इसके पढ़ते हैं। तो वर्गीकरण से केवल हमें उनके गुणों का अध्ययन करने में सुविधा हो जाती है। ये केवल वर्गीकरण का हमारा महत्व है।
जब बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई तो फिर वर्गीकरण के प्रयास किए गए हैं। अब वर्गीकरण का प्रयास इस बार से नहीं है अपने कोर्स में, कोविड-19 की वजह से जो है कोर्स कम हो गया इसका 30%। तो हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी हम चूँकि आगे हमें पढ़ाना है तो उसके पहले इस वर्गीकरण को समझना भी जरूरी है, इसलिए इसको समझा देते हैं। तो वर्गीकरण का विकास क्या हुआ, तो देखें जरा। वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले प्राउट, आपने नाम सुना होगा, प्राउट की परिकल्पना, ये पढ़ा होगा कक्षा 10 में। ये पुराना टॉपिक है पिछले वर्ष का, कक्षा 10 में भी इसका अध्ययन किया गया है, इसलिए ज़्यादा अध्ययन सुविधा होगी आपको अध्ययन करने में। तो देखिए, प्राउट नामक इस परिकल्पना के अनुसार ऐसा बताया गया कि जो सभी तत्व होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के संघटन मात्र होते हैं, अर्थात सभी तत्वों का जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणांक में होता है, पूर्ण सरल गुणांक में होता है। फिर से सुनिए, इस नियम के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु के संघटन मात्र होते हैं और सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के पूर्ण सरल गुणांक में होते हैं। बाद में कुछ तत्व ऐसे निकले जिनका जो परमाणु भार था वो सरल गुणांक में नहीं था, जैसे क्लोरीन का जो परमाणु भार था वो 35.5 था। तो ये भिन्नात्मक आ गया, 71/2 लिख सकते हैं इसको हम। तो ये क्लोरीन का परमाणु भार भिन्नात्मक हो गया। तो परमाणु भार भिन्नात्मक होने की वजह से यह परिकल्पना जो है अमान्य हो गई है। दूसरा, इसमें एक वैज्ञानिक और आगे बढ़े, डोबे राइनर का त्रिक समूह, क्या है भाई, त्रिक समूह। तो डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक ने जिन तत्वों के गुण समान थे उनको उन्होंने कहा यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 3-3 परमाणुओं के समूह बनाए जाएं जिनके गुण मिलते हैं, क्या काम है, समान गुण वाले 3 तत्वों को यदि हम उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, जैसे एक उदाहरण देते हैं लिथियम, तो इसका जो परमाणु भार होता है वो 7 होता है। सोडियम और फिर पोटेशियम, इसका जो परमाणु भार होता है 39 होता है। तो यदि हम समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो जो मध्य वाला तत्व होता है इसका जो परमाणु भार होता है वो इन दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, 46/2 हो गया, तो ये 23 हो गया। तो Na का जो परमाणु भार था वो 23 हो गया। ऐसे उन्होंने ज्ञात किया, लेकिन ये बहुत अधिक तत्वों के त्रिक समूह नहीं बना पाए। बाद में इसमें भी भिन्नताएं आने लगीं, और जब भिन्नताएं आने लगीं तो इस प्रकार से ये भी जो है नियम असफल हो गया। फिर उसके बाद आगे और बढ़े तो हमारे जो वैज्ञानिक थे न्यूलैंड, नाम सुना होगा आपने, पिछले साल पढ़ा होगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम, क्या नियम है भाई, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 7वें तत्व, प्रत्येक जो 8वां तत्व है उसके जो गुण होते हैं वो पहले तत्व के समान होते हैं, या ये कहिए 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है वो समान गुणधर्म वाला होता है। जिस प्रकार के संगीत के स्वरों में 7वें अक्षर के बाद जो 8वां तत्व होता है, जो 8वां अक्षर होता है वो सेम होता है। जैसे उन्होंने बताया क्या है, सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धी, फिर धा भी कह सकते, धी, और फिर हाँ धी, और फिर ना, ये सा रे गा मा पा धा नी, है ना, सा रे गा मा पा धी ना सा, ऐसा होता है। तो देखें जरा, तो इसमें देखिए, तो जैसे हमने लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये है। ये तत्व ऐसे क्रम में जो है रखे गए हैं। कैसे हैं? लिथियम 7 है, 9 है, 10 है, 12। यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा गया, उन्होंने इसके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में ऐसे उन्होंने लिख दिया। तो जो 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां तत्व, और इसी क्रम में आगे लिख दें, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर और क्लोरीन। हम किसी भी तत्व को ले लें, जरूरी नहीं कि पहले तत्व को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, जो 8वां तत्व है उसके गुण किससे मिलते हैं भाई? लिथियम से मिलते हैं, सोडियम के हैं। अगर हम इसको नहीं देखें तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8वां, जो 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है वो समान गुण वाला होता है। इस प्रकार न्यूलैंड ने तत्वों को वर्गीकृत किया और उसने वर्गीकरण का प्रयास किया। लेकिन इसमें भी कुछ नियम में परेशानी आई। जब तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई तो इस नियम में भी अमान्य कर दिया गया। फिर इसी में आगे अध्ययन करते हुए मेंडलीफ ने फिर तत्वों के गुण और परमाणु भार में बहुत अध्ययन किया और अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। अब आगे बढ़े, फिर अब आगे बात मेंडलीफ तक आ गई। मेंडलीफ का आवर्त नियम। आवर्त नियम में क्या है? मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के गुण और परमाणु भार के संबंध में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद न्यूलैंड के अष्टक नियम में संशोधन किया और न्यूलैंड के अष्टक नियम को संशोधित करके एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। क्या है मेंडलीफ का आवर्त नियम? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, या ये कह सकते हैं तत्वों के जो गुण हैं, तत्वों के गुणधर्म हैं, हाँ, उनके परमाणु भारों के, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन क्या है या आवर्त्यता इसको कहते हैं? यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए, पहले एक बार नियम समझ लीजिए। मेंडलीफ का आवर्त नियम ये कहता है कि यदि हम तत्वों को, उन तत्वों की जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब आवर्ती फलन का मतलब क्या है? यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित समयांतराल बाद समान गुण वाले तत्व का आगमन हो जाता है। तो जब समान गुण वाले तत्व का आगमन हो जाता है निश्चित समयांतराल में, तो ये जो गुण होता है वो आवर्ती फलन कहलाता है या आवर्तता कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयों में आवर्तता हमारी पाई जाती है, तो वो एक निश्चित समय में निश्चित पथ को बार बार दोहराती हैं। जैसे सेकंड वाली सुई है, हर 1 मिनट में अपने पथ को दोहरा करके फिर वहीं आ जाती है। वो ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में उस पथ को दोहराया, दूसरे सेकंड में फिर ना दोहरा पाए, तीसरे सेकंड में कुछ और कम दोहराया, ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय पर निश्चित पथ को जब बार बार दोहराया जाता है तो वो जो गुण होता है वो आवर्तता कहलाती है या आवर्ती फलन कहलाती है। उसी प्रकार से यदि हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित समयांतराल बाद समान गुण वाले तत्व का आगमन हो जाता है। ये मेंडलीफ का आवर्त नियम है। अब इसी पर आगे चलते हैं। ये मूल आवर्त सारणी जो बनाई गई है, क्या बनाई गई है भाई? मूल आवर्त सारणी। जो मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी बनाई गई है उसमें जरा क्या है? तो मेंडलीफ ने तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, क्या मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में
व्यवस्थित करके किया, एक सारणी प्राप्त की जिसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। फिर से सुनिए, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के गुणों का अध्ययन करने के लिए उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक सारणी बनाई या सारणी प्राप्त हुई जिसे हम मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो जब मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी बनाई तो उसने इस प्रकार से 7 क्षैतिज खाने बनाए। ऐसे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में ऐसे 7 क्षैतिज खाने थे और उस समय उन्होंने 8 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए। ऐसे ये 8 नहीं बनाए, 8। तो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें 7 तो क्षैतिज पंक्तियां थीं और 8 जो है ऊर्ध्वाधर खाने थे। तो जो क्षैतिज पंक्ति थी 7, उसको उन्होंने आवर्त कहा। तो जो क्षैतिज पंक्ति हैं या पंक्तियां, उनको क्या कहा उन्होंने? आवर्त है। और इनकी संख्या कितनी थी? 7। आवर्तों की संख्या जो थी हमारी 7 थी। दूसरी जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति या ऊर्ध्वाधर लाइन, जो खड़ी हुई लाइन है, उनकी संख्या 8 थी। उनको उन्होंने वर्ग या समूह नाम दिया। क्या दिया? वर्ग या समूह। और इनकी संख्या कितनी है? 8। जो मूल आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्वाधर पंक्ति वर्ग या समूह 8 है और जो आवर्तक वो कितने हैं? वो 7 हैं। इस प्रकार से मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी का जो है निर्माण किया और मेंडलीव ने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई जिसे हम मूल आवर्त सारणी कहते हैं। अब इसके अलावा जो इसके बाद हम अध्ययन अब नेक्स्ट अगले दिन करेंगे, आवर्त सारणी की बात आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त नियम है और फिर वर्तमान स्वरूप में इसका कौन सा रूप आवर्त सारणी का प्रचलित है या चल रहा है, उस पर हम अध्ययन करेंगे। ये आज इतना ही। इसकी प्रारंभिक जानकारियाँ जो वर्गीकरण के बारे में थी वो आज आपको दी गई हैं। नेक्स्ट जो है इसका कल अध्ययन करेंगे।